अपन राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ की हिस्ट्री देख रहे थे। मेवाड़ के इतिहास में अपन ने देखा, राणा हमीर से जो पहले जितने भी राजा हुए थे उतने अपन ने देख लिए थे। अपन ने देख रखा था कि गोल वंश का जो संस्थापक था वो गोयल था। उसके बाद में अगला राजा था बप्पा रावल। बप्पा रावल के बाद में था अल्लट और आलू रावल। इनके बाद में जेत्र सिंह। जेत्र सिंह के बाद में अपन ने देखा था कि तेज सिंह। इसके बाद में रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था। बाद में यहाँ पर मालदेव सोनगरा को बिठाने करके हो गया था। मालदेव सोनगरा के बाद में यहाँ पर बनवीर और जैसा गद्दी पर बैठते हैं। बनवीर और जैसा को पराजित करता है हमीर, जो सिसोदा ग्राम का था, और सिसोदिया शाखा का शासन स्थापित कर देता है। आज अपन राणा हमीर से देखेंगे। हमीर इसने बनवीर सोनगरा को हरा करके मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। यह सिसोदा ग्राम का था, अतः यहाँ से गोलवंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ हुआ। हमीर जो था ये अपने आगे राणा लगाता था, राणा हमीर। यह मेवाड़ का पहला राजा था जिसने राणा उपाधि का प्रयोग किया। राणा हमीर से पहले जितने भी राजा थे वो रावल लगाते थे, जैसे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था। रतन सिंह जो था ये मेवाड़ का अंतिम शासक था, इसने रावल उपाधि का प्रयोग किया था। सिंगोली के युद्ध में हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को हरा दिया था। हमीर ने चित्तौड़गढ़ में बरबड़ी माता का मंदिर का निर्माण करवाया, जो गोयल वंश की क्या है, इष्ट देवी है। गोयल वंश की कुल देवी है बाण माता। हमीर जो है इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, क्योंकि गोयल वंश की जो एकदम खत्म हो गया था गोयल वंश, तो इसने वापस स्टार्ट किया था गोयल वंश को। तो मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं हमीर को। हमीर की 3 उपाधियां भी है। इसे विषम घाटी पंचानन, जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कहा गया है अमीर को विषम घाटी पंचानन, इसको वीर राजा के नाम से और प्रबल हिंदू के नाम से भी जाना जाता है। 3 उपाधियां हैं अमीर की। अमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। अमीर की उपाधियां हैं 3, इसे विषम घाटी पंचानन, वीर राजा और प्रबल हिंदू कहा गया है। विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है कठिन युद्ध में भी शेर के समान कार्य करने वाला। उस कठिन युद्ध में भी शेर के समान कार्य करने वाला हमीर को कहा गया है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। वीर राजा इसको रसिक प्रिया में, और प्रबल हिंदू इसको जेम्स टोड ने कहा है। जो सिसोदा ग्राम था ये किसने बसाया था? तो राहत नाम का एक व्यक्ति था जिसने सिसोदा ग्राम की स्थापना की थी। अगला राजा है राणा लाखा। राणा लाखा, इनके समय जावर से चांदी की खान प्राप्त होती है। एक बंजारा था छितर बंजारा, जिन्होंने इसके समय पिछोला झील का निर्माण करवाया था। प्रश्न ये आएगा कि राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? छितर बंजारे ने। यहाँ पे पिछोला झील का निर्माण मेवाड़ के किस राजा के समय हुआ था? राणा लाखा के समय। तो इनके समय जावर से चांदी की खान प्राप्त हुई थी। जावर जो है ये सलूम्बर जिले के अंदर आता है वर्तमान समय में। और जावर में चांदी जो निकल रही है ये सीसा जस्ता के साथ एक मिश्र धातु के रूप में प्राप्त होती है। छितर बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवा दिया, और इस झील के पास नटनी का चबूतरा बना हुआ है। प्रश्न आएगा कि नटनी का चबूतरा कहाँ पर स्थित है? तो पिछोला झील के पास स्थित है। किस जिले में? सलूम्बर जिले में। किस शासक के समय इसका निर्माण करवाया गया? तो राणा लाखा के समय। तो देखो राणा लाखा जो था इनका वृद्धावस्था में विवाह होता है। मारवाड़ का एक राजा था जिसका नाम था राव चुंडा। उसने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा के साथ कर दिया। शर्त ये रखी गई थी कि हंसाबाई का जो भी पुत्र होगा वो मेवाड़ का अगला राजा बनेगा राणा लाखा के बाद में। क्योंकि राणा लाखा का पहले से ही एक बेटा था जिसका नाम था चुंडा। तो चुंडा जो है ये आजीवन शादी नहीं करने की तथा राजपाट त्यागने की प्रतिज्ञा लेता है। और वो कहता है कि हंसाबाई का जो पुत्र होगा मैं उसका संरक्षण करूंगा। इस त्याग के कारण चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, तथा उसे मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना दिया जाता है सलूम्बर। सलूम्बर उनको दिया जाता है। चुंडा के बाद में जो चुंडा के वंशज होते हैं वो चुंडावत नाम से पूरा सलूम्बर को वही संभालते हैं बाद में। और सलूम्बर के जो लोग थे ये मेवाड़ की सेना में सबसे आगे रहते थे। सेनापति होते थे, राज्य का राज तिलक करते थे, ये विशेषाधिकार थे इनके पास। तो मेवाड़ के राणा लाखा का जो था इसका विवाह होता है। मारवाड़ के राव चुंडा ने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ कर दिया। शर्त ये रखी गई थी कि हंसाबाई का बेटा ही मेवाड़ का अगला राजा बनेगा, जबकि राणा लाखा का पहले से एक बेटा था चुंडा। इसने राजपाट त्यागने और आजीवन शादी नहीं करने की प्रतिज्ञा ली। इन प्रतिज्ञा के कारण इसको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। हंसाबाई के बाद में पुत्र होता है मोक्कल। वो राणा लाखा के बाद में अगला राजा बनता है राणा मोक्कल, जो 1421 से लेकर के 1435 ईस्वी तक शासन किया उन्होंने। मारवाड़ के चुंडा ने अपनी राजकुमारी का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से किया। इस समय लाखा के एक और पुत्र चुंडा ने प्रतिज्ञा की वह मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा, बल्कि हंसाबाई के बेटे को मेवाड़ का अगला राजा बनाया जाएगा। इस त्याग के कारण चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। चुंडा को मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना सलूम्बर दिया गया था। मेवाड़ में सामंतन की 3 श्रेणियां थी। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी।
प्रथम श्रेणी में 16 सामंत थे जिन्हें उमराव कहा जाता था। इसमें सलूम्बर का सामंत सबसे प्रमुख था। सलूम्बर के सामंत के कुछ विशेषाधिकार थे। एक एक विशेषाधिकार अपन देखते हैं। सलूम्बर के सामंत के पहला विशेषाधिकार था कि वो मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा। दूसरा विशेषाधिकार था उसका कि राणा की अनुपस्थिति में राजधानी को संभालेगा, मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा और मेवाड़ के राणा के साथ सभी कागज पत्रों पर हस्ताक्षर करता था। चार विशेषाधिकार थे उनके। अब जो सेना जो होती है, इसका जो अगला वाला भाग होता है उसको बोलते हैं हरावल, जो पीछे वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं चंदावल। इस सेना का अगला भाग हरावल और सेना का पिछला भाग चंदावल। अब ये क्या है, जैसे कि सेना है, जैसे कि ये सेना बैठी हुई है और यहाँ पर इनका सेनापति है। ये जो सेना का जो अगला वाला जो भाग है ना, ये तो है हरावल, और ये पीछे का वाला जो भाग है यह है चंदावल। द्वितीय श्रेणी इसमें 32 सामंत थे और तृतीय श्रेणी इसमें 100 से अधिक सामंत थे जिन्हें गोल के सामंत कहा जाता था। तो मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। प्रथम श्रेणी में तो 16 सामंत थे जिन्हें उमराव कहते थे। इनमें सलोम्बर का सामंत सबसे प्रमुख था। सलोम्बर के सामंत के अपन ने विशेषाधिकार भी देखे। द्वितीय श्रेणी इसमें 32 सामंत थे और तृतीय श्रेणी इसमें 100 से अधिक थे जिन्हें गोल के सामंत कहा जाता था। अगला शासक है राणा मोगल, जिन्होंने 1421 से 1433 ईस्वी तक शासन किया। राणा मोगल जिन्होंने 1421 से लेकर के 1433 ईस्वी तक शासन किया था। इनके पिता का नाम लाखा, माता का नाम हंसाबाई, और जो इनका संरक्षक वो था चुंडा। यानी राणा लाखा जो थे, इनका एक बेटा था चुंडा, वो इसका संरक्षक था। क्योंकि मोकल छोटा था तो इसका संरक्षक चुंडा था। लेकिन हंसाबाई जो थी, तो मोकल की जो माँ थी हंसाबाई, इसने अविश्वास किया चुंडा पर। तो अविश्वास के कारण जो चुंडा था ये मालवा के उषा शाह के पास चला गया। अब इसका संरक्षक बनेगा हंसाबाई, अपने भाई को बुला लेती जोधपुर से, रणबल इसका संरक्षक बनता है। मोकल अब बड़ा होता है। मोकल ने एक युद्ध लड़ा, रामपुरा का युद्ध। 1428 ईस्वी को रामपुरा का युद्ध होता है मोकल और नागौर के फिरोज खान के बीच में, जिसमें मोकल फिरोज खान को हरा देता है। 1433 ईस्वी को गुजरात के अहमद शाह ने मोकल पर आक्रमण कर दिया। झिलवाड़ा नाम के स्थान पर दोनों की सेना आमने सामने होती है। इसमें मोकल की जो सेना थी, इसी में जो सेनापति चाचा मेरा और मेहपा बनवार, वो ये मोकल की हत्या कर देते हैं। मोगल की जो एक रानी थी कमलावती, वो अहमद शाह को बाद में सामना करती है, अहमद शाह का पराजित कर देती है। अहमद शाह लौट जाता है बाद में। 1433 ईस्वी में गुजरात के अहमद शाह ने मोकल पर आक्रमण कर दिया। इस समय झिलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा मेरा और महबा बनवार ने मोकल की हत्या कर दी। मोकल की रानी कमलावती ने अहमद शाह का सामना किया। अब अपन देखते हैं मोकल की सांस्कृतिक उपलब्धियां कौन कौन सी थी। फिर मोकल ने किन किन चीजों का निर्माण कार्य करवाया। लेकिन उन्होंने समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ जिले में। इस समिदेश्वर मंदिर को पहले त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता था, जिसका निर्माण भोज परमार ने करवाया था। इन्होंने चित्तौड़गढ़ में समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, रिकंस्ट्रक्शन। पहले इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर कहते थे, जिसका निर्माण भोज परमार ने करवाया था। द्वारकानाथ मंदिर तथा तालाब का निर्माण करवाया इन्होंने, जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। एक इन्होंने एकलिंग मंदिर का परकोटा बनवाया, जो नागदा उदयपुर जिले में स्थित है। एक बाघेला तालाब बनवाया, जो उदयपुर जिले में स्थित है, और श्रृंगी ऋषि की बावड़ी, जो उदयपुर जिले में स्थित है। इन चीजों का इन्होंने निर्माण करवाया। श्रृंगी ऋषि की बावड़ी पर एक अभिलेख लगा हुआ है, श्रृंगी ऋषि का अभिलेख, जो 1428 ईस्वी का है, जो हमीर से लेकर के मोकल तक के मेवाड़ के राजाओं की जानकारी मिलती है। श्रृंगी ऋषि के अभिलेख 1428 ईस्वी का यह अभिलेख है, और हमीर से लेकर के मोकल तक मेवाड़ के राजाओं की इसमें जानकारी है। अगला राजा है राणा कुंभा, जिन्होंने 1433 से 1468 ईस्वी तक शासन किया है। आज अपन पढ़ेंगे राणा कुंभा के बारे में। राणा कुंभा जो मेवाड़ के गोहिल वंश के एक राजा थे। राणा कुंभा जिन्होंने 1433 ईस्वी से लेकर के 1468 ईस्वी तक शासन किया था। इनके पिता का नाम था मोकल तथा माता का नाम सौभाग्यवती परमार था। कुंभा के जो संरक्षक थे उनका नाम था रणमल। यानी कुंभा जब गद्दी पर बैठे थे तब ये छोटे थे, तो इनके राज कार्य को संभालता था रणमल। रणमल था हंसाबाई का भाई। हंसाबाई जो थी ये कुंभा की दादी थी। कुंभा जब छोटा था तो राज कार्य को संभालता था रणमल। और रण कुंभा के जो पिता थे मोकल, इसके समय भी मोकल का संरक्षक रणमल ही था। जिलवाड़ा के युद्ध में मोकल की सेना में कुछ सेनापति थे, चाचा मेरा और महपा बनवार, वही मोकल की हत्या कर देते हैं
और वो विपक्ष के साथ मिल जाते हैं। यानी मोकल की हत्या चाचा मेरा द्वारा कर दी जाती है। कुंभा जब बड़ा होता है तो चाचा और मेरा को मार करके अपने पिता की हत्या का बदला लेता है। यह जानकारी पद्रना अभिलेख से प्राप्त होती है, जो 1435 ईस्वी का अभिलेख है। राणा कुंभा जिन्होंने 1433 से 1468 ईस्वी तक शासन किया, इनके पिता का नाम मोक्कल था, इनकी माता का नाम सौभाग्यवती परमार, इनका जो संरक्षक था वो रणमल था। कुंभा ने चाचा और मेरा को मार करके अपने पिता की हत्या का बदला लिया। यह जानकारी पद्रन अभिलेख से 1433 ईस्वी से प्राप्त होती है। और मेवाड़ में रणमल का जो प्रभाव था वो बढ़ गया कि कुंभा का संरक्षक रणमल था। अब राज कार्य को रणमल ही संभालता था। और जो सिसोदिया के नेता थे राघवदेव, उनको भी ये मरवा देता है। राघवदेव चुंडा का भाई था। ये चुंडा राणा लाखा का बेटा था। अब राज कार्य को संभालने वाला ये रणमल ही था। कुंभा जब बड़ा होता है तो कुंभा को मार करके रणमल राजा बनना चाह रहा था। तो रणमल को बाद में कुंभा बारबल की सहायता से मार देता है। रणमल का पुत्र जोधा जो था वो बीकानेर के कावनी गांव में शरण लेता है। बाद में हंसाबाई के द्वारा इन दोनों के बीच में संधि कर दी जाती है। जोधा और कुंभा के बीच में 1453 ईस्वी को आंवल बावल की संधि होती है। हंसाबाई ने चुंडा को वापस बुलाया। चुंडा जो था ये मालवा के होशंग शाह के पास चला गया था। अब आप सोच रहे हो कि चुंडा था कौन? जो हंसाबाई का जो पुत्र था मोकल, उसका संरक्षक था ये चुंडा। हंसाबाई जो था इसके पुत्र मोकल का प्रारंभिक संरक्षक ये चुंडा ही था। लेकिन हंसाबाई को जब चुंडा पर डाउट होने लगा तो चुंडा चला जाता है नाराज होकर के मालवा के होशंग शाह के पास। हंसाबाई ने अपने भाई रणबल को जोधपुर से संरक्षक के रूप में बुला लिया, मोकल का संरक्षक के रूप में। अब रणबल यहाँ कुछ समय रुकता है, मोकल का संरक्षक भी बनता है। बाद में मोकल का पुत्र हो जाता है कुंभा। कुंभा का संरक्षक भी ये रहा था। लेकिन अब रणबल जो था ये कुंभा को मार करके मेवाड़ की गद्दी पर बैठना चाह रहा था। इसलिए हंसाबाई ने चुंडा को वापस बुलाया मालवा से। चुंडा यहाँ पर आता है, रणमल की हत्या कर देता है। रणमल का पुत्र जोधा भागकर चला जाता है बीकानेर के काउनी गांव में, जहां पर इसको शरण दी जाती है। जोधा और कुंभा के बीच में बाद में संधि करवाती है हंसाबाई। इस संधि के तहत जोधा को वापस उनका राजधानी मंडोर दे दिया जाता है। इस संधि के तहत जोधा को मंडोर वापस दे दिया जाता है तथा सोजत पाली को मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा बनाया जाता है। जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार कंवर का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया था। कुंभा जब गद्दी पर बैठता है तो ये आसपास के राजाओं के साथ युद्ध लड़ता है। कुंभा जिस समय गद्दी पर बैठा हुआ था मेवाड़ की, उस समय मालवा की गद्दी, मालवा जो मध्य प्रदेश का एरिया था उसे मालवा के नाम से जाना जाता था, मालवा की गद्दी पर बैठा हुआ था महमूद खिलजी प्रथम। कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के बीच में एक युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध। 1437 ईस्वी को यह युद्ध होता है। सारंगपुर युद्ध के कुछ प्रमुख कारण थे। पहला कारण तो इसके यह था कि दोनों राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे। दूसरा कारण यह था कुंभा के जो पिता के जो हत्यारे थे उनको उसने शरण दी थी मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने। और कुंभा ने भी मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के जो विद्रोही था उमर खान, उसकी सहायता की और उसने सारंगपुर पर अधिकार कर लिया था। दोनों के बीच में युद्ध के प्रमुख कारण थे। सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 ईस्वी में, जिसमें कुंभा विजयी रहता है। मालवा का महमूद खिलजी प्रथम इसमें पराजित हो जाता है। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। सारंगपुर युद्ध के क्या कारण रहे थे? तो पहला कारण यह था कि दोनों राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। दूसरा कारण था महमूद खिलजी ने मोगल के हथियारों को शरण दी। तीसरा कारण था कुंभा ने महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खान की शरण दी तथा उसे सारंगपुर पर अधिकार कर लिया था उमर खान ने। कुंभा इस युद्ध में विजयी रहता है और इस सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया था। ये कुंभा की सारंगपुर विजय थी। नागौर में राजगद्दी को लेकर के मुजाहिद खान शम्स खान के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था। इसमें कुंभा साथ दे देता है शम्स खान का। तो कुंभा ने मुजाहिद खान के खिलाफ शम्स खान की जब सहायता की, लेकिन शम्स खान ने थोड़े समय पश्चात कुंभा को टैक्स देने से मना कर दिया और शम्स खान सहायता के लिए चला जाता है गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास। कुंभा को जब ये पता चलता है तो कुंभा ने गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह और नागौर के शम्स खान दोनों को पराजित कर दिया। अब गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह सहायता के लिए जाता है मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के पास। कुंभा ने अभी सारंगपुर के युद्ध में जो महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया था, इस महमूद खिलजी प्रथम के पास चला गया गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह। अब मालवा का महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह दोनों आपस में एक संधि करते हैं, चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी को। और एक इसी संधि का यह निर्णय लिया गया था कि मेवाड़ का अधिकार करके आपस में बांटना है। कुंभा को पराजित करके मेवाड़ का बंटवारा करना है। आधा तो रखेगा गुजरात और आधा रखेगा मालवा। लेकिन कुंभा ने बदनौर के युद्ध में 1457 ईस्वी के बीच में युद्ध होता है, बदनौर का युद्ध। इसमें कुंभा ने गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह और मालवा के महमूद खिलजी प्रथम को पराजित कर दिया।
नागौर का जो उत्तराधिकारी संघर्ष था, कुंभा ने नागौर के मुजाहिद खान के खिलाफ शम्स खान की सहायता कर दी थी, लेकिन थोड़े समय पश्चात ही शम्स खान ने कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर दिया तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास सहायता के लिए चला जाता है। कुंभा ने शम्स खान तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह दोनों को पराजित कर दिया। अब एक संधि होती चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी की, कि गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह प्लस मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के बीच में संधि हो रही है। इस संधि का उद्देश्य क्या था? इस संधि का उद्देश्य रखा गया था कि मेवाड़ का विभाजन करके आपस में बांटना है, कुंभा को पराजित करना है। और बाद में इसी युद्ध होता है बदनूर का युद्ध 1457 ईस्वी को, लेकिन इन दोनों की परियोजना जो कि वो असफल रहती है और कुंभा इन दोनों को ही पराजित कर देता है। तो इस संधि का उद्देश्य क्या था? यानी चंपानेर संधि का उद्देश्य था कि कुंभा को हरा करके मेवाड़ का विभाजन करना चाह रहे थे। बदनौर का युद्ध होता है 1457 ईस्वी को। बदनौर का युद्ध कुंभा और मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना के बीच में होता है, यानी कि मालवा के महमूद खिलजी प्रथम तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह ने चंपानेर की संधि की और कुंभा को पराजित करना चाह रहे थे। बदनौर के युद्ध में कुंभा ने इन दोनों को ही पराजित कर दिया। कुंभा ने सिरोही के सैसमल देवड़ा को भी पराजित किया। तो कुंभा ने किन किन के साथ युद्ध लड़े? वो अपने सारंगपुर का युद्ध लड़ा 1437 ईस्वी को। सारंगपुर के युद्ध में इसने मालवा के महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया। फिर इसने नागौर का उत्तराधिकारी संघर्ष में शम्स खान को पराजित करता है, गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह को पराजित कर देता है, तो गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह और मालवा के महमूद खिलजी प्रथम इन दोनों को पराजित करता है ये बदनौर के युद्ध में, तथा सिरोही के सैसमल देवड़ा को पराजित कर देता है। अब कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धि कहती है, इन्होंने कुछ किस चीजों का निर्माण करवाया, स्थापत्य कला कहती है। महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धि में आएगी उसकी पहले स्थापत्य कला। उसने किन चीजों का निर्माण कार्य करवाया? स्थापत्य कला। कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। स्थापत्य कला में पहली चीज आती है, उसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 1448 ईस्वी के बीच में हो गया था। विजय स्तंभ के कुछ उपनाम भी है, इसे कीर्ति स्तंभ, इसे विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश और मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो विजय स्तंभ के अंदर जो है बहुत सारी मूर्तियां उत्कीर्ण होने के कारण इसे मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। ये 122 फीट ऊंचा है तथा 30 फीट इसकी चौड़ाई भी है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, 9 मंजिला इमारत है। इसकी 8वीं मंजिल पर एक भी मूर्ति नहीं है। इसकी 5वीं मंजिल पर जो इसके निर्माण करता थे, जेता, पूंजा, नापर, पोमा, 4 व्यक्तियों ने इसका निर्माण किया था। जेता, पूंजा, नापा, पोमा, उनकी मूर्तियां बनी हुई है 5वीं मंजिल पर। इसकी 3री मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। विजय स्तंभ के ऊपर एक प्रशस्ति भी है जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। यह भी 1460 ईस्वी की है। अत्रि और महेश भट्ट द्वारा यह प्रशस्ति लिखी गई थी, जिसमें कुंभा के साहित्य, निर्माण कार्य, इन सभी की इनकी उपाधियां, इनकी जानकारी प्राप्त होती है। विजय स्तंभ 1440 से 48 ईस्वी बीच में कुंभा ने इसका निर्माण करवा दिया। विजय स्तंभ के उपनाम हो गए कीर्ति स्तंभ, गरुड़ ध्वज, विष्णु ध्वज, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश और मूर्ति का जय। इसकी ऊंचाई 122 फीट है, इसकी चौड़ाई 30 फीट रही। विजय स्तंभ एक 9 मंजिला इमारत है। इसकी 8वीं मंजिल पर एक भी मूर्ति नहीं है। इसकी 5वीं मंजिल पर निर्माणकर्ताओं की मूर्तियां हैं, जेता, पूंजा, नापा और पोमा की। इसकी 3री मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इस पर एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, 1460 ईस्वी की है। इसके रचयिता है अत्रि और महेश भट्ट। इस प्रशस्ति में कुंभा के विजय, साहित्य, निर्माण कार्य, उपाधियों की जानकारी प्राप्त होती है। अभी जो विजय स्तंभ है इसका पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह ने। कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ की तुलना की कुतुब मीनार से, तथा एक व्यक्ति और फर्ग्यूसन जिसने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति में कुंभा के विजय, साहित्य, निर्माण कार्य तथा उपाधियों की जानकारी प्राप्त होती है। महाराणा स्वरूप सिंह ने विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया था। जेम्स टोड ने विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की है तथा फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया है। विजय स्तंभ ये 3 चीजों का प्रतीक चिन्ह, राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और अभिनव भारत। विजय स्तंभ प्रतीक चिन्ह राजस्थान पुलिस का, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और अभिनव भारत, इन तीनों का प्रतीक चिन्ह है। अभिनव भारत वीर सावरकर का संगठन था। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ के अलावा एक और कीर्ति स्तंभ है जो 7 मंजिला है, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था, कुमार सिंह के शासनकाल में किया गया था। जीजा साहब बघेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था। और ये जैनों के जो तीर्थंकर थे, ऋषभ देव जी, जिन्हें आदिनाथ जी भी कहा जाता है, उनको समर्पित है। और इस स्तंभ को यानी कीर्ति स्तंभ को आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। तो कीर्ति स्तंभ ये चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है और ये 7 मंजिला है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में कुमार सिंह के शासनकाल में जैन व्यापारी जीजा साहब बघेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था। ये आदिनाथ जी को समर्पित है। आदिनाथ जी ने ऋषभ देव जी भी कहा जाता है। ये जैनों के तीर्थंकर थे।
इनको समर्पित है, अतः ये आदिनाथ स्तंभ कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ को। कविराज श्यामल दास की एक रचना है वीर विनोद, जिसके अनुसार कुंभा ने मेवाड़ में 84 में से 32 किलो का निर्माण करवाया था। ये कवि राजा उपाधि है इनकी, श्यामल दास जी इनका नाम है, श्यामल दास जी की उपाधि है कवि राजा। कवि राजा श्यामल दास की एक रचना है वीर विनोद। वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ में 84 किले थे, जिनमें से 32 किलो का निर्माण अकेले कुंभा ने ही करवाया था। तो कुंभा ने मेवाड़ में कौन कौन से किले बनवाए, वो एक एक अपन देखते हैं। राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया, जो राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ के किला जिसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। कुंभलगढ़ का जो किला है ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर रह रही है। कुंभलगढ़ किले के चारों तरफ जो रैंप पार्ट यानी परकोटा जो है, किले के चारों तरफ जो दीवार बनाई जाती है उसको परकोटा कहते हैं। इसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। इस परकोटे की चौड़ाई है, 4 घोड़े इस पर एक साथ दौड़ सकते हैं। इसकी चौड़ाई के बारे में कहा जाता है कि इस पर 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है, कोई व्यक्ति इस किले को नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसके सिर की पगड़ी गिर जाती है। जबकि जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एट्रुस्कन दुर्ग से की है। कुंभलगढ़ के किले पर एक प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जो 1460 ईस्वी की है। प्रशस्ति का अर्थ होता है जिसमें राजा की प्रशंसा की जाती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी की, जिसमें कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार तथा कर्ण और भोज के समान दानवीर बताया गया है। कुंभलगढ़ का किला जो राजसमंद जिले में स्थित है, ये मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। इसे मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा प्रहरी भी कहा जाता है। इसका जो वास्तुकार जो आर्किटेक्ट था कुंभलगढ़ किले का, कुंभलगढ़ किले का जो वास्तुकार जो आर्किटेक्ट जो निर्माण करता था उसका नाम था मंडल। कुंभलगढ़ किले के प्रकोटे की लंबाई होगी 36 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई के बारे में कहा जाता है कि 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। अबुल फजल के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति इस किले को नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसकी पगड़ी गिर जाती है। जेम्स टोड ने इसकी तुलना एट्रिस्कन दुर्ग से की है। तो इस किले का जो ऊपरी भाग है एक कटारगढ़ है, यानी कुंभलगढ़ किले के ऊपर एक और गढ़ बना हुआ है छोटा सा, जिसका नाम है कटारगढ़। कुंभा की हत्या यहीं पर उसके बेटे उदाने द्वारा कर दी गई थी इस कटारगढ़ में। इसे ही मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है। तो इस किले का एक पूरी भाग है जिसे कटारगढ़ कहता है, जो कुंभा का निजी आवास था। इसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। कुंभलगढ़ किले के ऊपर एक प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जो 1460 ईस्वी की है। इस प्रशस्ति में कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार तथा कर्ण और भोज के समान दानवीर बताया गया है। ये कुंभा ने कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया। एक इसने अचलगढ़ किले का पुनर्निर्माण करवाया था, जो सिरोही जिले में स्थित है। अचलगढ़ का किला जो सिरोही जिले में स्थित है, इसका निर्माण तो परमार राजाओं ने करवाया था, लेकिन कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, रिकंस्ट्रक्शन, 1452 ईस्वी को। इसमें कुंभा और उदा इनकी मूर्तियां बनी हुई है, जिन्हें सावन बादो कहा जाता है, अचलगढ़ किले के अंदर सिरोही में। सिरोही में इसने एक और किले का निर्माण करवाया जिसका नाम है बसंतगढ़ का किला। मचान का किला मेर जाति पर नियंत्रण के लिए बनाया गया था, तथा उदयपुर में इसने एक गोमट का किला बनाया भील जाति पर नियंत्रण के लिए। अचलगढ़ का किला तो हो गया सिरोही, जो परमारों ने इस किले का निर्माण करवाया था, और 1452 ईस्वी को कुंभा ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया। इस दुर्ग में कुंभा तथा उदा, जो कुंभा का बेटा था उदा, इनकी मूर्तियां लगी हुई है, जिन्हें सावन बादो कहा जाता है। एक बसंतगढ़ का किला जो सिरोही जिले में स्थित है, इसका निर्माण भी कुंभा ने करवाया था। एक मचान का किला जो सिरोही जिले में स्थित है, जो मेर जाति पर नियंत्रण के लिए स्थापित करवाई गई थी, मचान के किले की। एक भोमट का किला जो उदयपुर जिले में स्थित है, जो भील जाति पर नियंत्रण के लिए बनाया गया था। कुंभा ने किलों के अलावा कुछ मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। कुंभा ने मंदिरों में पहला तो मंदिर बनाया था कुंभ स्वामी मंदिर। कुंभ स्वामी जो मंदिर था ये 3 स्थानों पर बनाया गया था, एक चित्तौड़गढ़, एक कुंभलगढ़ और एक अचलगढ़ में। इसके अलावा इसके काल में एक शांतिनाथ जैन मंदिर बनाया गया था, जिसे श्रृंगार चौरी मंदिर भी कहा जाता है, जो बनाया था वेलका भंडारी ने, जो कुंभा का कोषाध्यक्ष था। इसके अलावा एक मंदिर और रणकपुर जैन मंदिर बनाया गया था पाली जिले में। इसका वास्तुकार तो दीपाक था। ये जो मंदिर बनाया गया था, ये जैन व्यापारी था धरणक्षार, जिसने मथाई नदी के किनारे इसका निर्माण करवाया था। और ये रणकपुर जो जैन मंदिर है, इसका निर्माण 1439 ईस्वी को हुआ था। इस रणकपुर जैन मंदिर में एक सबसे प्रमुख मंदिर है जिसका नाम है चौमुखा मंदिर, जिसमें 1444 खंभे हैं, जिसे स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। रणकपुर जैन मंदिर पर एक प्रशस्ति लगी हुई है, रणकपुर प्रशस्ति, जिसमें कुंभा के बारे में बताया गया है। ये रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी की प्रशस्ति। इसमें बप्पा रावल और काल बोझ को तो प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति बताया गया, अलग अलग व्यक्ति, तथा मुद्रा के लिए इसमें नानक शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला मंदिर हो गया कुंभ स्वामी मंदिर, जो कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और अचलगढ़ जिले में स्थित है। 3 स्थानों पर बनाया गया था कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभलगढ़ राजसमंद, एक चित्तौड़गढ़ के किले में, एक अचलगढ़ सिरोही में। इसके अलावा एक शांतिनाथ जैन मंदिर जिसे श्रृंगार चौरी मंदिर कहा जाता है, ये बनाया था वेलका भंडारी ने, जो कुंभा का कोषाध्यक्ष था। रणकपुर जैन मंदिर ये पाली जिले में स्थित है। 1439 ईस्वी को जैन व्यापारी धरणक शाह ने मथाई नदी के किनारे इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका जो वास्तुकार था उसका नाम देपाक है। इसमें चौमुखा मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है।
जो आदिनाथ जी की मूर्ति है इसमें लगी हुई है रणकपुर जैन मंदिर में। जैनों के एक तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे, जिसे आदिनाथ जी कहा जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे उनकी मूर्ति इसमें लगी हुई है। इसमें 1444 खंभे हैं, जिसे स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। जो कि रणकपुर प्रशस्ति है, रणकपुर जो प्रशस्ति है 1439 ईस्वी की, ये रणकपुर जैन मंदिर पाली पर लगी हुई है। इसमें बप्पा रावल और कालबूज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। अभी बप्पा रावल कौन था? तो मेवाड़ में भोइल वंश का एक राजा था बप्पा रावल। इसके बारे में बताया जाता है कि इसका वास्तविक नाम ही कालभोज था। लेकिन ये जो रणकपुर प्रशस्ति है इसमें बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है तथा इसमें मुद्रा के नानक शब्द का प्रयोग किया गया है। अपन पढ़ रहे हैं कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां, जिसमें अपन ने देखे कुंभा की स्थापत्य कला, इन्होंने कौन कौन से चीजों का निर्माण करवाया। इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, इन्होंने कौन से दुर्ग वगैरह बनाए, कौन से मंदिर बनाए, वो सब अपन ने देख लिया। अब कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, साहित्य, वो अपन देखते हैं। राणा कुंभा जो थे इनके संगीत के प्रति रुचि थी, तो उन्होंने संगीत से संबंधित कुछ ग्रंथ लिखे। ये वीणा भी बजाते थे। इनके संगीत के गुरु थे सारंग व्यास। राणा कुंभा ने कौन कौन से साहित्य लिखे? तो पहला साहित्य था इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट साहित्य संगीत राज। इसके अलावा इन्होंने संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत सुधा, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार और हरिवार्तिक जैसे ग्रंथ लिखे थे। कामराज रतिसार के 7 भाग है और संगीत राज इसके 5 भाग है। संगीत राज के 5 भाग इंपॉर्टेंट: पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। संगीत राज राणा कुंभा की सबसे इंपॉर्टेंट रचना थी। इसके अलावा कुंभा ने कुछ और नाटक वगैरह भी लिखे थे। कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था, सारंग व्यास उनके संगीत के गुरु थे। ये वीणा बजाते थे। इन्होंने कुंभा ने कुछ ग्रंथ लिखे: संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत सुधा, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार और हरिवार। संगीत राज इसके 5 भाग हो गए: पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। और कामराज रतिसार इसके 7 भाग थे। कुंभा ने कुछ नाटक लिखे, कुछ ग्रंथों पर टीका भी लिखी थी। उन्होंने जयदेव के गीत गोविंद पर टीका लिखी। टीका का अर्थ होता है कठिन भाषा का सरल रूप। कुंभा ने कुछ ग्रंथों पर टीका लिखी है, जैसे सारंगधर के संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी है, जयदेव के गीत गोविंद पर टीका लिखी है, बाण भट्ट के चंडी शतक पर टीका लिखी है। 3 बुक पर इन्होंने टीका लिखी है। एक तो जयदेव के गीत गोविंद पर टीका लिखी, जिसका नाम दे दिया इन्होंने रसिक प्रिया। एक बाण भट्ट के चंडी शतक पर टीका लिखी और एक सारंगधर के संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे: अतुल्य चातुरी, मुरारी संगति, नंदिनी वर्ती और रस नंदिनी। ये अलग अलग भाषाओं में इन्होंने नाटक भी लिखे। तो कुंभा की टीका है, इन्होंने जयदेव के गीत गोविंद पर टीका लिखी रसिक प्रिया के नाम से। लेकिन उन्होंने सारंगधर के संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी, एक बाण भट्ट के चंडी शतक पर टीका लिखी। कुंभा ने कुछ नाटक भी लिखे: अतुल्य चातुरी, मुरारी संगति, नंदिनी वर्ती और रस नंदिनी। ये अलग अलग भाषाओं में द्वारा ग्रंथ लिखे गए। अतुल्य चातुरी संस्कृत भाषा में, मुरारी संगीतनी कन्नड़ में, नंदिनी वर्ती मराठी में और रस नंदिनी मेवाड़ी में। ये कुंभा के हो गए प्रमुख साहित्य। अब अपन देखते हैं कुंभा के दरबारी विद्वान कौन कौन थे। राणा कुंभा के दरबारी विद्वान में पहला था कान्ह व्यास, जिसकी रचना थी एकलिंग महात्म्य। इस एकलिंग महात्म्य का जो प्रारंभिक भाग था ये कुंभा द्वारा ही लिखा गया था, जो राजवर्णन कहलाता है। इसके अलावा एक दूसरा विद्वान था मेहाजी, जिन्होंने ग्रंथ लिखा तीर्थमाला। इसमें 120 तीर्थों का वर्णन है। एक इनका और दरबारी विद्वान था जिसका नाम था मंडन। मंडन जो था ये कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था। मंडन ने कुछ ग्रंथ लिखे हैं: राजवल्लभ, वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, रूप मंडन और कोदंड मंडन। रूप मंडन जो है महल वगैरह जो होते हैं इनके निर्माण से संबंधित है। कोदंड मंडन यानी जो धनुष विद्या होती है, धनुष वगैरह बनाने की जो विद्या है उससे संबंधित एक ग्रंथ है कोदंड मंडन। मंडन का एक भाई था नाथा, जो भी इनके दरबार में रहता था, जिसका ग्रंथ है एक वास्तु मंजिल। मंडन का पुत्र गोविंद भी इनके दरबारी विद्वान था, जिन्होंने ग्रंथ लिखे: कला निधि, द्वार दीपिका, उद्धार धोरणी, सार समुच्चय। कला निधि जो है ये देवालयों के शिखरों से संबंधित है। देवालय वगैरह मंदिर जो होते हैं इनके जो शिखर बनाए जाते हैं ऊपर की साइड शिखर, उन शिखरों से संबंधित है ये कला निधि। सार समुच्चय, उद्धार धोरणी और द्वार दीपिका भी इनके ग्रंथ है। सार समुच्चय ये आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है। इसके अलावा कुंभा के संगीत के जो गुरु थे वो भी इनके दरबार में रहते थे। सारंगी व्यास, हीरानंद मुनि को कुंभा अपना गुरु मानते थे, ये भी इनके दरबारी विद्वान थे। तिला भट्ट भी कुंभा के दरबार में रहते थे। कुंभा के दरबार में कुछ जैन विद्वान और थे: सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर, भुवन कीर्ति। ये 4 जैन विद्वान थे इनके दरबार में: सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर और भुवन कीर्ति। कुंभा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था। तो पहला तो हो गया कान्ह व्यास, जिन्होंने एकलिंग महात्म्य की रचना की।
एकदम मेहाजी जिन्होंने तीर्थमाला ग्रंथ लिखा है। इसके अलावा एक मंडन जिन्होंने राजवल्लभ, वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, भूपमंडन और कोदंड मंडन ग्रंथ लिखे। तो मंडन का जो भाई था नाथा, जिसने वास्तु मंजरी ग्रंथ लिखा है। मंडन के पुत्र गोविंद ने कला निधि, द्वार दीपिका, उद्धार धूरणी और सार समुच्चय ग्रंथ लिखे। ये जो कला निधि है, ये मंदिरों के निर्माण से संबंधित है, शिखर निर्माण से संबंधित। मंदिरों के शिखर निर्माण की जानकारी है। और सार समुच्चय ये आयुर्वेद से संबंधित है। हीरानंद मुनि ये कुंभा के गुरु थे। कुंभा के संगीत के गुरु थे सारंग व्यास। एक तिला भट्टोर इनके दरबार में रहते थे। कुंभा के कुछ जैन दरबारी विद्वान सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर और भुवनपुर थे। ये चार जैन दरबारी विद्वान थे इनके दरबार में। कुंभा के दरबार में चार जैन विद्वान थे, सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर और भुवनपुर थे। कुंभा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया था। अब अपन देखते हैं कुंभा के उपाधियां कौन कौन सी, टाइटल्स कुंभा की क्या क्या उपाधि है। कुंभा की पहली उपाधि तो होती है कि हिंदू सुल्तान, जैसे राणा रासु, अभिनव भट्टाचार्य, ये नव्य व्रत, जैसे हाल गुरु, चाप गुरु, आदि राय, परम भागवत, ये सभी कुंभा की टाइटल्स। राणा कुंभा की उपाधियां, पहली उपाधि होगी हिंदू सुल्तान। एक है राणा रासु। राणा रासु यानी संगीत से संबंधित उपाधि थी इसकी, राणा रासु। एक अभिनव भट्टाचार्य, ये नव्य व्रत। एक हाल गुरु, चाप गुरु, एक आदि वराय, परम भागवत, ये सभी कुंभा की उपाधि थी। हिंदू सुल्तान, राणा रासु, अभिनव भट्टाचार्य या नव्य व्रत, हाल गुरु, चाप गुरु, आदि वराय और परम भागवत। कुंभा की जो हत्या थी वो इसी के बेटे उदा ने कर दी थी कुंभलगढ़ किले में। कुंभलगढ़ किले के पास ऊपर एक मामादेव कुंड बना हुआ है। उस मामादेव कुंड के पास इसकी हत्या उदा द्वारा कर दी गई। 1435 ईस्वी से लेकर के इन्होंने 1468 ईस्वी तक शासन किया था। 1468 ईस्वी को उनकी हत्या उदा द्वारा कर दी जाती है। ये राणा कुंभा की संपूर्ण हिस्ट्री थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।